वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। और अभी इतना पढ़ने के बाद सरफेस टेंशन को 2 लेक्चर से पढ़ रहे हमें पता चल चुका है कि सरफेस टेंशन में लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। लिक्विड इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, बराबर है। अभी बच्चों, इफ लिक्विड इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन और अपना एरिया कम करने को देख रहा है, तो अब हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उस पे फोर्स लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा मॉलिक्यूलर थ्योरी में सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उस पे फोर्स लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर थ्योरी, राइट। तो अभी इसी बेसिस पे मैं इसका डेफिनेशन बनाता हूं। सपोज मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो एक 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 वेसल है, उसमें मैंने लिक्विड लिया है, लेट अस से वाटर लिया हुआ है, और उसपे मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये इमेजिनरी वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे तू जाके लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकता। सोचो, किसी पानी के सरफेस पे लाइन ड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं। तो इमेजिन कर तूने एक लाइन ड्रॉ किया। इमेजिन कर तूने एक लाइन ड्रॉ किया, तो उस लाइन पे क्या लग रहे? फोर्स लग रहे। उस लाइन पे बच्चों क्या लग रहे? फोर्स लग रहे, बरोबर कि नहीं? तो इस लाइन पे जो फोर्स लगेगा, that force is in both the direction। ये इस तरफ भी लग रहा है, वो तरफ भी लग रहा है। आप देख सकते हो ये लाइन पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये सरफेस टेंशन का डेफिनेशन है। इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। It is force acting per unit length। वो जो लेंथ है ना, that length is a total length of the object in which this film is in contact। पूरे ऑब्जेक्ट का लेंथ है, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे। आगे के लेक्चर में न्यूमेरिकल में मैं इसमें आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप लेंथ कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अभी नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के वक्त ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है ना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका कभी इसके ऊपर का न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं जाएगा। तो बेसिकली एल ये लेंथ है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो सरफेस फिल्म के साथ टच में। एफ सरफेस फोर्स है, नो डाउट, और टी सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलो, इट इज अ फोर्स, मेरे साथ बोलो, इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ acting at a right angle to an imaginary line drawn on the free surface of the liquid। It is the force per unit length। Come on बच्चों, it is the force per unit length on an imaginary line drawn on the free surface of the liquid। दिमाग में, एकदम दिमाग में डाल दो, T is equal to F upon L। ये फॉर्मूला बन गया सरफेस टेंशन का। फोर्स एक्टिंग ऑन अ इमेजिनरी लाइन, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन, ओके, लेंथ। तो F upon L, force acting per unit length of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, अच्छे से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका SI यूनिट डायमेंशन भी देख लेते क्या है। आई होप फोर्स न्यूटन है, लेंथ मीटर है, तो SI यूनिट न्यूटन पर मीटर आएगा। CGS यूनिट क्या आएगा? सोचो आप ही, इसका CGS यूनिट क्या आएगा? डायन पर सेंटीमीटर आएगा। डायमेंशन पूछते हैं इसको, एग्जाम में डायमेंशन भी पूछते हैं। तो डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या है? L1 M1 T-2, और लेंथ तो L1 है, तो L कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन आएगा M1 L0 T-2। याद रखो, इसका डायमेंशन M1 L0 T-2। तो ये नोट डाउन करो। चलो, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद रखो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ लिखा है बाजू में, ग्रीन में ऊपर लिखा है मैंने। सरफेस देख सकते हो, टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। लेंथ किसका? ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। लेंथ किसका? ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। लर्न करो। अब इसका मतलब तो पता है ना, सरफेस टेंशन का मतलब पता चल गया कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। मतलब तो पता चल गया अपने को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन बना है। सरफेस एनर्जी क्या? व्हाट इज सरफेस एनर्जी? एक बीकर ले लो, कंसीडर अ बीकर, ठीक है, और उस बीकर में मैं एक क्या बोलते हैं उसको, फिल्म दिखाता हूँ, ओके। तो यू कैन सी देयर इज अ सरफेस फिल्म, जो डार्क शेड में ना, वो फिल्म है ऊपर की। अभी उसकी थिकनेस क्या बताओ? बताओ उसकी थिकनेस क्या? सरफेस की जो फिल्म है उसकी थिकनेस क्या रहती है? 10⁻⁻⁹ मीटर, जो रेंज है उतनी थिकनेस रहती है।
और इसमें अपन दो मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। ऑलरेडी अपन ये लास्ट लेक्चर में देखा है। ओके, तो दो मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। एक मॉलिक्यूल एकदम अंदर कंसिडर किया जिसके आजू बाजू में पूरा पानी है। ओके, तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 रहता है और वो इक्विलिब्रियम में रहता है। आप देख सकते हो, यही हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि जो लिक्विड के अंदर है ओके मॉलिक्यूल, उसके आजू बाजू में सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो उसको सब जगह से सेम पुल आता है। नेट फोर्स उसके ऊपर कितना हो जाता है 0 और वो रेस्ट में होता है। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाता है 0 और वो रेस्ट में होता है। बराबर है। अभी आप समझो कि एक फिल्म पे मैंने ले लिया। ओके, जो फिल्म पे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कहां पे लगता है? नीचे की तरफ लगता है। वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा पूरा। अभी सोचो, मतलब इसको थोड़ा दिमाग ला के सोचो, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपने को ऊपर लेके जाना, फिल्म पे किसी मॉलिक्यूल को पकड़ के मुझे ऊपर लेके जाना है, तो भाई उसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है। अगर तेरे को पकड़ के ऊपर लेके जाना है, देन यू हैव टू डू सम वर्क। करते कभी क्या बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर तू पकड़ के ऊपर लेके जाने का सोचेगा, किसी मॉलिक्यूल को अगर पकड़ के ऊपर लेके जाने का सोचेगा, तेरे को वर्क करना पड़ेगा बच्चा। यू नीड टू डू वर्क, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और तू उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो तेरे को तो वर्क करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट फोर्स। यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट फोर्स। और when you do some work against force, you store potential energy. तो अगर किसी मॉलिक्यूल को आप ऊपर लेके जाओगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। मतलब ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो है, पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक्स्ट्रा ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एंड दिस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो उस फिल्म में जो मॉलिक्यूल्स ऊपर में सरफेस पे या फिर फिल्म पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को नीचे आना है, मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगना है, मॉलिक्यूल्स को नीचे आना है। नीचे आने के चक्कर में वो अपना एरिया कम करते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करते हैं। सब मॉलिक्यूल्स को नीचे आना है। अभी थोड़ी सब नीचे आएंगे, सब नीचे आएंगे क्या? सब मॉलिक्यूल। फिर ऊपर कौन रुकेगा? किसी को तो ऊपर रुकना पड़ेगा। तो जिसको ऊपर रुकना पड़ेगा हैज टू डू सम वर्क। वो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और तभी एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। एंड दैट एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ है ना, उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? सरफेस एनर्जी। बच्चों क्या बोलूंगा मैं उसको? सरफेस एनर्जी। समझे सर? मतलब ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? So how will define it? All the molecules of the surface possess a greater potential energy. Okay? तो इसका definition क्या रखेंगे कि potential energy per unit area, potential energy per unit area of the surface of the liquid, potential energy per unit area. Okay? Area किसका? Of the surface का, surface का area, film का area. Okay? Under isothermal condition at the constant temperature, I can say constant temperature पे एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो जब डेफिनेशन पूछेंगे तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ है पर यूनिट एरिया। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी, वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे जो पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो स्टोर हो रही है ना पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्या बोलेंगे उसको? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट आएगा जूल, एनर्जी है। सीजे यूनिट आएगा अर्ग। ओके, ये तो कॉमन सेंस है। अभी नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखो, ये 3 मार्क के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बेट करता हूं कि एग्जाम्स में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन है, अच्छे से देखो। अब देखो, इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ओके, और सीडी जो दिख रहा है ना आपको, सीडी, दैट सीडी इज ए वायर, इट्स अ मूविंग वायर, स्लाइडर बोल सकते हैं। और इस फ्रेम को पकड़ के मैंने एक सोप सॉल्यूशन में डुबो के बाहर निकाला। सोप सॉल्यूशन में डुबाया, बाहर निकाला, सोप सॉल्यूशन में डुबाया, बाहर निकाला, तो सोप की फिल्म उसके ऊपर बन गई।
जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली सोप की फिल्म जो उसके ऊपर बनी है। तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसको मैंने सोप के सॉल्यूशन में डुबो के बाहर निकाला। डन, सिंपल है। अभी इस फ्रेम की लेंथ एल है दिया है, सीडी स्लाइडर मतलब सीडी मूव हो सकता है। फिल्म क्या कोशिश करेगा, सोचो। सोप की जो फिल्म है वो क्या कोशिश करेगी? एरिया कम हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, स्क्वीज हो जाए, और ये चक्कर में वो सीडी पे लगाती है फोर्स। बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वो सीडी पे क्या लगाएगी? फोर्स। बराबर है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सोप की फिल्म बन के फटाक से फुट जाती है, बराबर है, फुट जाती है क्योंकि उसको एरिया मिनिमाइज करने का। मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के मैंने ऐसा उल्टे डायरेक्शन में खींचा, पकड़ के मैंने उसको उल्टे डायरेक्शन में खींचा, एक फोर्स लगा के ऐसे उल्टे, जैसे मैंने एफ डैश फोर्स लगा के उल्टे डायरेक्शन में खींचा, और उसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx। तो अभी नए पोजीशन पे आ गए, आप देख सकते हो c डैश d डैश, ये नई पोजीशन है, ये नए पोजीशन पे वो आ गया। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कैसे सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि एक फ्रेम है, उसको मैंने ऐसे पूरा खींचा। अब मुझे बताओ, सोप जो फिल्म थी उसको अंदर खींच रही थी, सोप की फिल्म उसको अंदर खींच रही थी, मैंने उसको बाहर खींचा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। सोप का सॉल्यूशन सोप का फिल्म उसको अंदर खींच रहा है, मैंने उसको बाहर खींचा, भाई मुझे वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा बच्चों। चलो, वो जो फोर्स अंदर की तरफ है, लेट अस से F डैश, नाउ इट इज इक्वल एंड अपोजिट। ओके, F डैश टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो T डैश, T इज इक्वल टू F डैश अपॉन L, ऐसे लिख सकते हैं, और F डैश इज इक्वल टू T इंटू L, ये अपन लिख सकते हैं कि फोर्स अपने को पता चल गया भाई T इंटू L है। फोर्स कितना है? T इंटू L। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अगर वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो dw इज इक्वल टू F डैश इंटू dx लिख सकते हो। अब मैं F डैश का वैल्यू ऊपर से नीचे सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि अपने को पता है सब्स्टिट्यूट करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं लिख रहा हूं T2L dx। T2L मतलब मैंने 2 डाल दिया वहां पे। हाँ, मैंने देखो ना, मैंने वहां पे 2 डाल दिया यार। Why this is happening? Why this is 2 I'm using over here? What is the reason behind it? क्योंकि सोप के दो सरफेस होते हैं, सोप है ना, सोप, उसके दो सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, दो सरफेस होते हैं सोप के। सोप का अगर नॉर्मली अभी आप सोप का एक बबल भी इमेजिन करते हो, तो अंदर एयर है, बाहर एयर है, और बीच में एक लिक्विड की लेयर है। तो लिक्विड की लेयर पे अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो दो दो सरफेस है, समझ में आ रहा है? तो सोप के फिल्म के दो सरफेस है, फिल्म जो बनती है ना वो दो सरफेस है, अंदर एयर रहता है, सोप के फिल्म के अंदर एयर रहता है, ये तो समझा? तो सोप के फिल्म के अंदर एयर रहेगा। फील करो, दिमाग लगाओ, तब आपको आएगा कि ये कैसे करना है। ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, मतलब ये लिक्विड की साइड है, और बीच में एयर है, बाहर एयर है, तब जाके सोप की फिल्म बनेगी। बबल जो बनता है, बबल को इमेजिन करो, बबल जो बनता है सोप का, उसके अंदर एयर रहता है, बाहर एयर रहता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं मैं इसको, आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सोप फिल्म में दो सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं? दो फ्री सरफेस होते हैं, इसलिए वो 2 लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों 2 क्यों लिखा। सी, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मुझे ऑलरेडी पता है T इंटू L है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पर सब्स्टिट्यूट करते मैंने 2L लिया, मतलब 2 लेंथ लिया। ठीक है, अभी मुझे अगर देखना है अच्छे से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू dx, ये क्या बन जाएगा? एरिया, चेंज इन एरिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx, मतलब उतना चेंज हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट जो अपना हुआ वो dx हुआ। तो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, पर dx मतलब क्या? चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज हुआ, तो ये चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। मैंने उस स्लाइडर को जैसे खींचा, एरिया इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने स्लाइडर को खींचा, वो एरिया इतना था, वो इतना बढ़ गया, तो एरिया इंक्रीज हो गया। वो जो इंक्रीज इन एरिया है ना, वो है dA। इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या है? dA। ये बात आपको समझना है।
तो T इंटू डी ए, तो व्हाट इज dw अपॉन डी ए इज इक्वल टू T, और यही तो रिलेशन है। dw अपॉन डी ए मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डी ए, और एनर्जी अपॉन डी ए को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी अपॉन डी ए को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो ये रिलेशन अपना बन गया। जस्ट नोट डाउन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि dw अपॉन डी ए, मैंने एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन लगाया, तो dw अपॉन डी ए इज इक्वल टू T। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि भाई ये 2 कहां से आया, और लेंथ दैट इज 2l इंटू dx, ये चेंज इन एरिया बन गया। क्या बन गया, चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया बन गया, क्योंकि मैं जैसे स्लाइडर खींचा एरिया इंक्रीज हो गया, तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 2l dx के बदले dA सब्स्टिट्यूट किया, dA को मैं यहां पे लेके गया, वर्क अपॉन एरिया मतलब ये एनर्जी अपॉन एरिया, मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी और टेंशन में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। आप देख सकते हो आराम से कि इसमें कैसे रिलेशन आ गया। लर्न कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के सम्स अपने को सॉल्व करने। आई होप द डेरिवेशन इज वेरी क्लियर। स्लाइडर को खींचा, फोर्स लगाया F डैश, मैंने वर्क किया अगेंस्ट फोर्स, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो 2 लिया, क्योंकि सोप सॉल्यूशन के सोप क्रीम के 2 सरफेस होते हैं। लेंथ इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इनटू dx इज चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, उसको मैंने लिखा dA, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। अच्छे से लिखो, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी खास करके, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से इसके सम सॉल्व करने को स्टार्ट करेंगे, और उसमें और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे आता है। थैंक यू वेरी मच।